नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। इसमें हम स्थिर विद्युत से रिलेटेड जो थ्योरी का पार्ट है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कूलॉम के नियम के बारे में, साथ में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, और अंत में इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो कंपटीशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है हमने पूरा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिया है, और इन सभी टॉपिक्स के वृहद जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 12 के टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर विद्युत की होती क्या है। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें स्थिर प्लस विद्युत, और विद्युत का यहां पर मतलब है आवेश से। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो यही है इसकी डेफिनेशन कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत की कहलाती है। क्लियर। अब जो स्थिर विद्युत की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके कुछ उपयोग। ये जो फोटोस्टेट मशीन होती है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज में आती है। कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसमें आती है। मेमोरी के अंदर इसको यूज में लेते हैं। भूकंप लेखी में इसका उपयोग होता है। तो ये है स्थिर विद्युत की, और इसका उपयोग वृहद है और काफी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन से एग्जाम में उपयोगी हैं वो आपको मैं बताता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर इनके जो उपयोग हैं वो आप अपने दिमाग में ध्यान रखें कि छाया प्रति मशीन मतलब फोटोस्टेट मशीन में, कंप्यूटर प्रिंटर में, स्थिर विद्युत स्मृति में और भूकंप लेखी में इसका उपयोग होता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। कूलॉम का नियम समझने से पूर्व हम विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो विद्युत आवेश है वो क्या है कि पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो, विद्युत आवेश कहलाता है। इट मीन्स जो कारक जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, देखिए आवेश को हम प्लस में Q से यदि प्रदर्शित कर दें तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के कारण से ही क्रिएट होता है। और यदि यही आवेश गति कर रहा है, यही आवेश क्या कर रहा है, किसी v वेग से गति करता है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं उसी को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, हम बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में डिवाइड किया, धनावेश तथा ऋणावेश। क्लियर। अब देखिए, सामान्य अवस्था में या उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा आवेश लेते हैं हम, ऋणावेश लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या जिनके ऊपर धनावेश होता है के बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी उदासीन परमाणु के अंदर। क्लियर। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर देखेंगे कि परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है कि जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो उस पर धनावेश आ जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो वस्तु पर धनावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। क्लियर।
अब एक और महत्वपूर्ण, आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक है वो होता है एम्पीयर इंटू सेकेंड, जिसको हम कूलाम कहते हैं। इसका सीजीएस पद्धति में ये काफी महत्वपूर्ण है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। जैसे कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमारे तो आवेश सिलेबस में ही नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। अब देखिए स्टेट कूलाम और कूलाम के मध्य जो रिलेशन है वो देख लीजिए कि एक जो कूलाम होता है वो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। क्लियर? साथ में आप देखें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, और 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के। देखिए एक विद्युत चुंबक की मात्रक भी होता है जिसको हम एब कूलाम कहते हैं, और 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। अब देखिए इसमें भी आपको ये जो ब्रैकेट वाले बंद जो राशियां हैं, इसको आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये भी आपको आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो भी आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई है उनको आप दिमाग में फिट बैठा लेंगे। सब कुछ हर लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट जो महत्वपूर्ण बताई जा रही है कम से कम उनको आप अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लेंगे। फिर हम बात करें आवेश की विमा। तो देखिए आवेश की जो विमा है वो होगी हमारे पास में Q बराबर, जो फॉर्मूला है Q बराबर I इंटू टी होता है, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर, इसका मात्रक हो गया सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो गया, इसको हम कूलाम कह देते हैं। जिसे क्या कह देते हैं? कूलाम। ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब देखिए आवेशों के गुणधर्मों की यहाँ पर हम चर्चा करें तो आवेश योज्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है कि किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो आवेश हैं उनका आपको सीधा जोड़ करना है। इस एग्जाम्पल में आप समझेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में ये कोई निकाय है, ये क्या है? पूरा का पूरा कोई निकाय है। इसके अंदर यहाँ पर प्लस में 1 कूलाम, प्लस में 2 कूलाम, माइनस में 5 कूलाम, प्लस में 4 कूलाम, इस तरीके से 5 आवेश मौजूद है। तो आपको क्या करना है? इनका बीजगणितीय योग करना है। मतलब प्लस वाले को प्लस के चिन्ह के साथ में, माइनस वाले को माइनस के चिन्ह के साथ में, ऐसे आपको पुट करते जाना है। टोटल जो आवेश है वही किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश होगा। तो ये है योज्यता गुणधर्म, मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका दूसरा और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। देखिए किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव संरक्षित रहेगा। मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए युग्म विनाश, हमारे पास में ये कोई एक एग्जाम्पल है। इसमें हमने यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रॉन, ये लिया है पॉजिट्रॉन, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। तो पहले कुल आवेश प्लस में माइनस में मिलाकर 0 था, और बाद में भी आवेश 0 रहता है। तो आवेश को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत रहता है, एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। तो देखिए किसी भी वस्तु के ऊपर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। देखिए आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है, और उस न्यूनतम निश्चित आवेश को ही हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्लियर? आवेश का जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम विथ नेगेटिव साइन होती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
साथ में इस फॉर्मूले को, क्योंकि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है उसको हम Q बराबर एन ई से पुट कर सकते हैं, जहां एन पूर्णांक संख्या होगी, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, और ये हमारे लैब असिस्टेंट के सिलेबस में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो देखें कि इस नियमानुसार कि दो स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए, और उनके मध्य कोई आकर्षण या जब प्रतिकर्षण बल काम करता है तो वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। देखेंगे, इसको हमने थ्योरेटिकल रूप में बताया। अब यहाँ पर मैथमेटिकल रूप में हमारे पास में कोई आवेश है Q1, यह आवेश है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में बल का जो फॉर्मूला है वो आ चुका है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो K है समानुपाती स्थिरांक है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम यदि सिलेबस में है तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो राशि है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम प्रति मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब कूलाम के नियम में आपको कोई भी राशि छोड़नी नहीं है। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट की वीमा भी देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट बराबर हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, एफ को हम इधर ले आए और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए। देन एप्सिलॉन नॉट की वीमा वही होगी जो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की वीमा होगी। तो Q1 की वीमा A1 T1, दूसरे Q1 की वीमा A1 T1, इसका स्क्वायर हो गया। F की वीमा होगी M1 L1 T-2, R की वीमा हो गई L, तो L2 हो गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो M-1 L-3 T4 A2 इसकी वीमा आ जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वीमा होगी। अब देखिए, दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा होता है, तब यहां पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु देखें, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम पराविद्युतांक भी कहते हैं, एप्सिलॉन R से पुट करते हैं। तो देखिए, ये निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात के बराबर होता है। इसको जब हम वैल्यू दोनों की हम पुट कर दें तब हमें देखिए यहां पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए, यहां से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों का मात्रक विमा समान, तो ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है, मात्रकहीन भी होगी और विमाहीन। तो देखिए, किसी माध्यम में जो बल का फॉर्मूला है वो निर्वात में बल बट्टे में एप्सिलॉन R आ जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें एप्सिलॉन यहाँ पर था, एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पुट कर सकते हैं। देन बल का फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है कि जैसे हमारे पास में ये कोई आवेश है, अब इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा
जिसमें यदि हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो इनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जब काम करता है तो इस क्षेत्र को, इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से देखें कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से पुट करते हैं, F वेक्टर अपॉन Q नॉट के इक्वल होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है F अपॉन Q नॉट। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बिठा लीजिए इसे। देखिए जो आवेश Q0 है वो अति सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे वो स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न करें और दूसरों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी अपरिवर्तित रखें। तब इसका जो परिशुद्ध रूप है फॉर्मूले का वो ये होता है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको ये वाला ही ध्यान में रखना है। क्लियर? अब देखें कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जैसे ये हमारे पास में कोई आवेश है प्लस Q और ये एक सदिश राशि है, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इस बिंदु P पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? धनावेश से दूर की ओर होगी। यदि यही आवेश ऋणावेश होता तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इसके पास की ओर होगी। किधर होती? पास की ओर होती। क्लियर? तो ऋणावेश के पास की ओर और धनावेश से दूर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। चलिए यहां पर इसका मात्रक देखें। E बराबर होता है F अपॉन में Q नॉट। तो E का मात्रक वही होगा जो F अपॉन में Q नॉट का मात्रक। तो F का मात्रक न्यूटन, Q नॉट का मात्रक कूलाम। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए F E बराबर होता है F अपॉन में Q, इसको मैं अक्ष से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, F इंटू अक्ष को हम W लिख सकते हैं और W अपॉन में Q को W अपॉन में Q को हम V लिख सकते हैं। तो ये आ गया V बट्टे में अक्ष। अब इस V का मात्रक तो क्या हो गया? वोल्ट। इस अक्ष का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। इसे भी आप अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको आपको, इसका मात्रक आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दिमाग में इसको फिट बिठा लेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कुछ भी राशि मतलब जो बता रहे हैं उनमें से छूटनी नहीं चाहिए। बात करते हैं इसकी विमा की। तो देखिए E बराबर होता है हमारे पास में, E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन में Q नॉट। तो E का मात्रक वही होगा जो F अपॉन में Q नॉट का मात्रक होगा। E की विमा वही होगी जो F अपॉन में Q नॉट की विमा होगी। तो F की विमा हो गई M1 L1 T-2 और Q नॉट की विमा हो गई A1 T1। तो फाइनली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी विमा आ गई M1 L1 T-3 A-1। इसको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट रखना है। कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किसी स्मॉल q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर r कैप। तो ये आप अपने दिमाग में फिट बैठा लेंगे, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला। इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और हम आपको न्यूमेरिकल करवाने वाले भी हैं। तो यहां से आप देखें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ई और आर के बीच में यदि वक्र खींचें तो ये व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है। तो इस वक्र को भी आप ध्यान में रखें। यदि ई और आर स्क्वायर के बीच में, 1/r² के बीच में वक्र खींचें तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। इसको भी आप दिमाग में फिट रखें। क्लियर। अब देखिए, यदि आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा और एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हम पुट कर सकते हैं। तो ये था बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से यदि आवेशों का कोई निकाय है तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की योग के बराबर होती है। तो किसी बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो देखिए, यदि हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं, ये हमने एक निकाय लिया है, इसमें Q1, Q2, Q3, Qn आवेश है और बिंदु P पर इनके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। देखिए, ये काल्पनिक रेखाएं होती है और इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि ये एक तो खुले वक्र के रूप में होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप में नहीं होती, बंद लूप में दिखाते ही गलत हो जाएगी। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो है कि इनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। फिर क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। या क्या हो सकता है, धनावेश से प्रारंभ होने वाली अनंत पर और अनंत से चलने वाली ऋणावेश पर समाप्त हो सकती है। क्लियर। देखिए, बिंदु आवेश के कारण से खींची जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम इस तरीके से दिखाएंगे। धनावेश के कारण से ये दूर की ओर होगी, ऋणावेश के कारण से ये पास की ओर होगी। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से धनावेश से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी और ऋणावेश में सारी की सारी प्रवेश करेगी। यदि दो समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों ही धनावेश हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्लियर। अब देखिए, अगला हम जो टॉपिक है वो हम देखेंगे गाउस का नियम। और गाउस का नियम पढ़ने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर होता है E/S। यहाँ पर इसका ये वाला जो फॉर्मूला है आप ध्यान में रखें, क्योंकि हम आगे इसको यूज में लेंगे। फाई E बराबर है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। व्यापक जो फॉर्मूला है इसका ये होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो डॉट हटाएंगे तो ES cos थीटा आ जाएगा, जहां थीटा E वेक्टर और S वेक्टर दोनों के बीच का कोण होता है। जैसे ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, E वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश इसके ठीक लंबवत दिशा में है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर। एक और चीज ध्यान दें कि यदि हम जो पृष्ठ है क्षेत्रफल है इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लेकर चलें, किस रूप में लेकर चलें? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लेकर चलें, तो प्रत्येक टुकड़े के कारण से विद्युत फ्लक्स देखेंगे और फिर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स देख लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश है DS वेक्टर।
अल्पांश क्षेत्रफल के लिए। तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और संपूर्ण की वजह से हो जाएगा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये तो क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल, और छोटे से क्षेत्रफल के कारण से तो ये होता है, फिर संपूर्ण की वजह से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के पश्चात। अब आप देखें कि जो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक ES के मात्रक के बराबर, मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, वैसे ये टॉपिक डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको इसका मात्रक विमा ध्यान में रखनी है। फाई की विमा वही होगी जो E इंटू एस की विमा होगी। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास में, देखिए इसको हम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये तो न्यूटन मतलब बल की विमा, ये मीटर मतलब लंबाई का वर्ग हो गया, यहाँ पर आवेश की विमा। फाइनली जो विमा है m1 L3 T-3 A-1 आएगी। क्लियर। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का निकाय जिसमें दोनों आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से पुट करते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान में रखें, दिमाग में रखेंगे। फिर इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, विमा हो जाएगी m0 L1 T1 A1। एक आदर्श द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है वो भी देख लीजिए कि ऐसा द्विध्रुव है जिसमें आवेश लगभग अनंत परिमाण का हो और दूरी लगभग शून्य हो। मतलब ये है कि जो आवेश है Q वो डेंस टू G अनंत, और जो दूरी है 2a डेंस टू 0, तब उस विद्युत द्विध्रुव को हम आदर्श द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहा जाएगा? आदर्श द्विध्रुव कहा जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार तो हम अक्ष पर देखेंगे और एक बार हम निरक्ष पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में ऋणावेश और धनावेश से मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण है। ये यहाँ पर ऋणावेश है, ये धनावेश है, और ये इसका केंद्र है जिससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई कहाँ से कैसे आई, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। तो E बराबर होता है K 2p अपॉन में r क्यूब, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। फिर हम बात करते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो निरक्ष क्या होता है, ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, और दोनों कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो वैल्यू है वो ये होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बैठा लेंगे। आप ध्यान देंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्ष वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी है। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष वाली की दुगुनी होती है। ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये जो लाइन है वो देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। फिर अगला टॉपिक देखें आप, गाउस का नियम। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ये गाउस का नियम होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। इसका
इसका मतलब ये हुआ है कि जो फाई है वो 1/ε0 गुणा होगा बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जो फाई है उसको हम ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में गाउस का नियम। काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में फिट बैठा लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको जब जैसे मान लीजिए कि बंद पृष्ठ में कोई माध्यम भरा हो तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए अब हम बात करेंगे गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। पहला तथ्य देखेंगे कि गाउस के नियम में एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया जा सकता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। उस पृष्ठ को हम गाउसी पृष्ठ कहते हैं। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। ये जो बिंदु है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बेटर तरीके से समझ में आएंगे। देखिए यहाँ समेशन क्यू का मतलब है कि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर डिपेंड करता है। फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगा, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम पर डिपेंड करता है। गाउस का नियम उन सभी क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्लियर? लैब असिस्टेंट के सिलेबस में गाउस का नियम भी है, गाउस का नियम भी है, साथ में उनके अनुप्रयोग भी हैं। तो उन अनुप्रयोग भी हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। इन पर आधारित क्वेश्चन भी हम करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि पहला जो अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय आवेश। तो अनंत विस्तार आवेश कह सकते हैं, किसी समावेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है इसको, 2-3 तरीके से। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर दे रखा है अनंत रेखीय आवेश, इसके स्थान पर अनंत विस्तार आवेश आ सकता है, और समावेशित चालक तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। एक ही बात है। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे दिशा, डायरेक्शन। ये हमारे पास में, इसको मैं समझा देता हूं यहीं पर। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे पास में एक वायर है और इस वायर के ऊपर ये धनावेश है, पूरे के ऊपर क्या है? धनावेश है। अब इस धनावेशी तार के कारण से इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु को हम कंसीडर कर ले P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तार से दूर की ओर होगी, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है तार से दूर की ओर, तार से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर? अब ये कैसे आई इसको आप थ्योरी में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बना रखे हैं, वहां पर जाकर इसको विस्तार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसके पश्चात हम देखेंगे कि इस समावेशित अनंत विस्तार के तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप ध्यान दें, ये हमारे पास में अनंत विस्तार का एक समावेशित तार है, इसके ऊपर धनावेश मौजूद हैं, और इसके कारण से इस बिंदु P पर, जो कि इस तार से स्मॉल r दूरी पर मौजूद है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गाउस के नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पर। और देखिए समावेशित अनंत विस्तार के तार के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/4πε0 टू λ/r r कैप के इक्वल होती है। ये आप ध्यान में रख लें, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, दिमाग में फिट रख लीजिए। क्लियर? अब यदि हम यहाँ पर देखें तो E और लैम्बडा दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं और E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो E और R के बीच में वक्र खींचेंगे तो ये वक्र आएगा। इसे भी आप ध्यान में रखें कि अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के साथ जो वक्र है वो इस प्रकार का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R के लैम्बडा के मध्य वक्र खींचें तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हम आपको रेगुलर करवा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब जैसे हम बात करें, अगला जो अनुप्रयोग है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यदि आप इस टॉपिक का विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाइए, BCS 12th डैश हैश 15 पुट करें, आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आप देखें, संपूर्ण वीडियो को देखें, इसका पूरा टॉपिक विस्तार से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं वही आपको इंगित करवा रहा हूँ। फुल वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, हमारे पास में एक चादर है। क्या है? ये चादर है, आप देख रहे हैं। इस चादर के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश एक समान रूप से वितरित है, धनावेश हमने दिखाया है। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये वाली जो डिस्टेंस है चादर से वो r है, और एक बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इस परत से दूर की ओर होगी। ये जो मैंने एरो का निशान दिखाया है, यदि इसके ऊपर धनावेश है, कौन सा आवेश है? धनावेश, तो दूर की ओर होगी, और ऋणावेश होता तो पास की ओर होती। तो ये तो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। सबसे पहले हम क्या याद करते हैं इसमें? दिशा, जो कि अनंत विस्तार वाली जो चादर है उससे दूर की ओर होगी। फिर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, ये हमारे पास में चादर है, और इस चादर के कारण से इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सदिश रूप में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n के पुट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई r नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r के समानुपाती होती है, जबकि सिग्मा के r की घात 0 के समानुपाती है। इसको करेक्ट करें, r की घात 0, r नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? r की घात 0, और सिग्मा के समानुपाती होती है। ग्राफ देखें E और R के बीच में, E और R के बीच में, तो ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि E है वो R पर डिपेंड ही नहीं करती, 0 घात के समानुपाती है। तो ये वक्र भी आपको दिमाग में फिट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये जो यहाँ पर हमने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, यहाँ पर R की बजाय क्या आएगा? सिग्मा। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर R नहीं है, बल्कि क्या है? सिग्मा है। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अंतिम अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक समावेशित गोला है। अब की बार क्या है हमारे पास में? ये एक गोला है, और इस गोले के ऊपर एक समान रूप से आवेश मौजूद है। ये देखिए गोला है, गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इस गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, अंदर भी ज्ञात करेंगे। तो हम बात करें पहले इसके बाहर। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? गोले के बाहर, गोले के ऊपर आवेश है स्मॉल q, और गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर होगी। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर E और R में ये रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होती है। यदि पृष्ठ की बात करें तो स्मॉल r के स्थान पर हम कैपिटल R पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण। अब हम बात करें अंदर की, तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0। क्लियर? अब देखिए, यदि यहाँ पर समावेशित कुचालक गोला है और समावेशित कुचालक गोले की बजाय यहाँ पर चालक गोला होता तो भी वही फॉर्मूले लागू होते। बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही, पृष्ठ के ऊपर भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बट्टे में r स्क्वायर, और अंदर E बराबर 0 होता। यदि हम E और R के मध्य ग्राफ खींचें तो देखो, बाहर के लिए तो फॉर्मूला होता है E बराबर क्या फॉर्मूला होता है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, पृष्ठ के ऊपर ये होता है और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ग्राफ यदि यहाँ से केंद्र से हम चलें तो इस तरीके से 0 रहेगा। जैसे ही हम इसके पृष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। फिर जैसे ही हम गोले के बाहर चलेंगे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, घटती चली जाएगी। तो ये वक्र है, इस वक्र को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 वक्र दे सकते हैं, सही वक्र पूछा जा सकता है, गलत वक्र पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिए विद्यार्थियों। तो ये गाउस के अनुप्रयोग थे और ये था आज का हमारा वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक जल्द ही लेकर लौटेंगे। उससे पहले हम इस टॉपिक के आज के जो हमने इस वीडियो में आपको जो 2-3 टॉपिक बताए हैं उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।